नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर के फिर हाजिर हैं प्रश्नावली 5.3 के सवाल जो हैं, बचे हुए सवाल हैं, 4 सवाल बचे हुए हैं, उन सवाल को हम करेंगे। ठीक है, आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को शेयर करिए। सभी लोग वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, जिससे वो भी जुड़ सकें और वो भी ये चैनल का फायदा उठा सकें, क्योंकि सभी क्लासेस आपको रेगुलर चल रही हैं इसमें। ठीक है, चलिए हम डिस्कस कर रहे हैं प्रश्नावली 5.3 मैथमेटिक्स में। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी जिसे कहते हैं हम, तो उसे हम डिस्कस कर रहे थे। उसके हम कुछ सवाल कर चुके थे, यानी इन चैप्टर पूरा फिनिश होने वाला है। 5.3 के सवाल कुछ बचे हुए हैं। ठीक है, आगे की तरफ तो हम अब बुक से पढ़ाएंगे। अब बुक आप अपने पास सामने ओपन करके रखिए। ठीक है, हम समझाते जा रहे हैं और आप बुक पे ध्यान दीजिए और हमें भी ध्यान दीजिए। क्लियर है? लाइक कर दीजिए बेटा, लाइक कर दीजिए। हाँ, चलिए 16 नंबर तक हो गया था बेटा, 17 नंबर पे करते हैं। 17 नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। ये कहानी है इसकी, मतलब वायु प्रदूषण कम करने के लिए अंदर और बाहर जो है पेड़ लगाए जाने हैं। यह निर्णय लिया गया है, मतलब निष्कर्ष निकाला गया, सोचा गया, फिर डिसीजन हुआ आपके पास में। क्या हुआ डिसीजन? कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग मतलब सेक्शन होता है आपके पास में। हर एक कक्षा में आपके पास में ज्यादा बच्चे हो जाते हैं, तो फिर हम 40-40 का गैप लेकर के 40-40 बच्चों को कक्षा बना करके हम क्या करते हैं, दूसरी कक्षा को तैयार करते हैं। लेकिन हम कक्षा 1 के अगर मान लो 80 बच्चे हैं तो 40 का एक बैच चलेगा, फिर 40 का एक बैच चलेगा, जिससे कक्षा 1 के 2 क्लास हो जाते हैं। ठीक है, और 2 क्लास में से हम फिर उसको कहते हैं अनुभाग। कक्षा 1 का अनुभाग ए और बी करके, का और खा, जो भी आपके पास में चलता है, इस तरीके से चलता है। चलिए, तो प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। ठीक है, प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग, यानी जितनी भी कक्षाएं हैं उनके जितने भी अनुभाग हैं, वो सारे अनुभाग जो है अपनी कक्षा के बराबर, सारे अनुभाग, प्रत्येक अनुभाग, जितने भी अनुभाग हैं वो अपनी कक्षा के बराबर ही पेड़ लगाएंगे, ये कहा गया है। उदाहरण भी दिया गया है, कक्षा 1 का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग मतलब जितने भी अनुभाग है सारे लगाएंगे, प्रत्येक अनुभाग लगाएगा। कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमसे बोला गया है आपके पास में पेड़ों की संख्या बताना है, कितने लगाए रहे हैं। तो हमें बोला गया है कि भैया कि कक्षा 1 के 3 अनुभाग हैं और हर अनुभाग पेड़ लगाएगा, तो एक अनुभाग, कक्षा 1 का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा। ठीक है, इसी तरीके के सारे अनुभाग एक एक पेड़ अगर लगाएंगे, कक्षा 1 के 3 अनुभाग है और तीनों अनुभाग एक एक पेड़ लगाएगा आपके पास में, अपनी संख्या के, अपनी कक्षा के बराबर पेड़ लगाएगा। तो कक्षा 1 के कुल पेड़, ठीक है, तो 3 अनुभाग है और ये एक पेड़ है, तो इसका मतलब हम इसको A1 कह दे रहे हैं, 3 हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार ठीक है, कक्षा 2 के, ठीक है, आपके पास में कितने पेड़ हो जाएंगे आपके पास में बराबर, कक्षा 2 के 2 कुल पेड़ कितने हो जाएंगे, 3 अनुभाग हैं और एक जो है अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, अपनी कक्षा के बराबर ही पेड़ लगाएगा। तो कक्षा 2 का अनुभाग है तो एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, तो 3 अनुभाग है तो टोटल 6 पेड़ लगेंगे। इसी प्रकार आपके पास में
कक्षा 3 की अगर बात करूं मैं, तो इसमें भी आपके पास में 3 अनुभाग है और 3 पेड़ लगेंगे एक के द्वारा, तो 9 हो गया। तो कक्षा 12 की अगर बात करूं मैं, कक्षा 12 की अगर बात करूं, ठीक है, तो कितना लगेगा आपके पास में? 3 अनुभाग है और एक क्लास जो है वो 12 पेड़ लगाएगा, तो हम ये कह सकते हैं 36 पेड़ लग गए। अब हमको ये देखने को मिल रहा है कि यहां पास 3, 6, 9 और आपके पास में इसी तरीके से चलता हुआ चला जाएगा, 36 दिख जाएगा। कुल पेड़ बताने हैं, क्या बताने हैं? कुल पेड़ कितने लगे हैं, कुल पेड़ कितने लगे। तो देखिए, ये कक्षा 1 का है, कक्षा 2 का है, कक्षा 3 का है, कक्षा 12 का है, तो यानी 12 तक जितने भी आपके पास में, उन सब का योग कर डालिए। सब का योग कर डालेंगे तो हमें ये एपी में दिख रहा है, तो हम एपी का ही फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो S12 मिलेगा, ठीक है, प्रथम 12 तक का योग मतलब S12 मिलेगा आपके पास में। तो S12 an का फार्मूला आपके पास है, उसको लगा दीजिए। सॉरी, Sn का फार्मूला है Sn बराबर, ठीक है, n/2। आप ये भी लिख सकते हैं a प्लस an, क्योंकि अंतिम पद तो आपको पता ही है, ये भी लिख सकते हैं, और या फिर आप यहाँ 2a प्लस n-1d भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पास मुझे देखने को मिला S12, n की वैल्यू 12, a की वैल्यू 3 और ये 36, तो ठीक है, ये हो गया 6 और ये हो जाएगा बेटा 39, ठीक है। अब इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 54 की 4, 5 बचे, 36 18 और 5 23, 234। कुल पेड़ जो है 234 लगाए जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। पॉज करिए वीडियो को बेटा, फटाफट नोट करिए, पॉज करिए वीडियो को, नोट करिए। चलिए अगला सवाल हम करते हैं। अगला सवाल इसका आपका कह रहा है कि 18 नंबर है आपके पास में, कह रहा है कि आपके पास में केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए, 2 केंद्र हैं, ठीक है, लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तियों को लगातार, उत्तरोत्तर मतलब लगातार, ठीक है, वाले आपके पास में अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। 13 क्रमगत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी? पाई की वैल्यू दे रखा है। कह रहा है आपसे पास दोस्तों कि वृत्त ए है, वृत्त बी है, ठीक है, वृत्त ए और वृत्त बी की अगर बात करें, सॉरी 2 बिंदु आपके पास में ए और बी करके, तो केंद्र ए से प्रारंभ करना है आपके पास में, इसको ए से केंद्र मान के कह रहा है, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, इसका मतलब पहला केंद्र ये रहेगा, इससे प्रारंभ करना है आपके पास में, ठीक है, इससे प्रारंभ करना है, और बी और ए को अल्टरनेट लेते रहना। ए अगर एक बार इसको लिया केंद्र, तो दूसरी बार इसको लेना है, फिर तीसरी बार इसको लेना है, फिर चौथी बार इसको, इस तरीके से आप अर्धवृत्त बनाते जाइए, और 13 अर्धवृत्त बनेगा आपके पास में, ठीक है। तो चलिए, तो हमने इसको लिया केंद्र पहले ए को,
ठीक है, उसके बाद फिर हमने बी को केंद्र लिया। ये पहला आपके पास में अर्धवृत्त है आपके पास C1, ठीक है। ये दूसरा जा रहा है अर्धवृत्त, ये दूसरा अर्धवृत्त जा रहा है, ये C2, ये तीसरा जा रहा है बेटा। जी ध्यान दीजिएगा, थोड़ा फिगर का लोचा होगा आपके पास में, ठीक है। ये तीसरा अर्धवृत्त हो गया आपके पास में, और ये चौथा अर्धवृत्त जाएगा आपके पास में C4। इस तरीके से आपके पास में क्या कहा जा रहा है, देखिए इस अर्धवृत्त की त्रिज्या है 0.5, ठीक है। इस अर्धवृत्त की त्रिज्या है 1, ठीक है। फिर उसके बाद इस अर्धवृत्त की त्रिज्या है 1.5, ठीक है। फिर इस अर्धवृत्त की त्रिज्या है 2.00 या 2 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपके पास में त्रिज्या दी गई है, ठीक है। आपके पास में क्रमागत त्रिज्याएं क्या है अर्धवृत्त की, अर्धवृत्तों की क्रमागत त्रिज्या क्या है आपके पास में 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। इस तरीके से ये बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है। लास्ट वाली त्रिज्या आएगी आपके पास में 6.5 सेंटीमीटर, क्योंकि 13 अर्धवृत्त बन रहे हैं, इस तरीके से चला जाएगा। अब मुझे कह रहा है इन अर्धवृत्तों की लंबाई ज्ञात करना, तो प्रथम अर्धवृत्त की लंबाई, ठीक है। प्रथम अर्धवृत्त की लंबाई, अर्धवृत्त की लंबाई, ठीक है। C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, आपके पास फुल अर्धवृत्त की लंबाई होती है 2 पाई r, ठीक है। फुल की 2 पाई r होती है, फुल की पूरे की 2 पाई r होती है। तो आधे की कितना होगी, अगर आधे की बात करें हम आधे की, तो आधा कर लीजिए पूरे का, इसका मतलब पाई r हो जाएगा आपके पास में। तो हमने देखा कि पाई r, तो पहले अर्धवृत्त की हम निकाल रहे हैं लंबाई, तो पाई r, तो इसका मतलब r की वैल्यू है आपके पास में 5, 0.5 पाई। बस यहीं तक रहने दीजिए, पाई की वैल्यू मत रखिएगा, पाई की वैल्यू रखने से कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, बाद में रखिएगा पाई की वैल्यू, अभी पाई में ही कैलकुलेशन कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। सेकंड अर्धवृत्त की लंबाई C2, r की वैल्यू कितनी है आपके पास में पाई r, तो r मतलब पाई सेंटीमीटर। तीसरे अर्धवृत्त की अगर बात करें हम, थर्ड की C3, ठीक है। इस तरीके से कितना हो जाएगा पाई r मतलब 1.5 पाई सेंटीमीटर, ठीक है। अब चौथे अर्धवृत्त की अगर बात करें हम, फोर्थ की अगर बात करते हैं बेटा, तो C4, तो ये हो जाएगा 2 पाई। इस तरीके से अगर आप ध्यान पूर्वक देखें, पाई 1.5 और 2 पाई करते हुए जाएगा, और कहां तक चलेगा बेटा, ये 13 तक बनाएगा, 13 अर्धवृत्त है। तो कह रहा है पहले अर्धवृत्त की लंबाई है, दूसरे की है, तीसरे की है, चौथे की है, इस तरीके से चलता हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि कुल लंबाई कितनी होगी आपके पास में, ठीक है। कुल लंबाई कितनी होगी, तो 13 तक सबको ऐड कर डालिए। तो अगर देख रहे हैं यहाँ पास, तो यहाँ पास अगर ध्यान से देखें इस बेटा, कि यहाँ पास पाई में से अगर 0.5 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 0.5, ठीक है। अगर आप डी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो पाई में से आप घटा दीजिए सबको, आप देखिए ये सब के सब आपके पास में 0.5 बढ़ रहे हैं, 0.5 बढ़ रहे हैं, 0.5 बढ़ रहे हैं। पाई तो सबके साथ है, लेकिन आप देख रहे हैं ये
0.5 था, ये कितना बढ़ा 0.5 बढ़ा, फिर ये 1 के बाद 0.5 फिर बढ़ गया, फिर 2 हुआ तो इसमें 0.5 फिर बढ़ गया, तो सब में 0.5 बढ़ रहा है। इसका मतलब मैं कहूंगा डी जो है वो 0.5 है, 0.5 पाई है, पाई भी तो आएगा। इस तरीके से डी मिल गया, डी लगाना हो लगाइए, नहीं तो डायरेक्ट आप कह सकते हैं। तो आपके पास कुल लंबाई बेटा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा S13, 13 अर्धवृत्त है, तो 13 अर्धवृत्तों का कुल योग आप क्या करेंगे S13। तो Sn का फार्मूला आप लगा दीजिए, Sn बराबर क्या होगा n/2 2a प्लस n-1d। अगर आप वहां से लगाना चाहते तो आप सेकंड वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं। 13 अर्धवृत्त है, a की वैल्यू हो गई 0.5 पाई, ये हो जाएगा 13 में से 1 गया 12 और ये हो गया 0.5 पाई। इस तरीके से अगर कैलकुलेशन पे ध्यान दें आप, मैं इसे हटा दे रहा हूं, कैलकुलेशन पे अगर ध्यान दें थोड़ा से, तो 13/2 ये हो जाएगा, 2 का 5 में मल्टीप्लाई होगा, आपके पास 10 मिलेगा, 1 दशमलव हटाओगे तो केवल पाई मिल जाएगा बेटा। 12 में 5 का मल्टीप्लाई होगा, 12 पंचे 60, 1 दशमलव हटाओगे तो 6 बन जाएगा, तो 6 पाई। तो 13 पाई गुणे 7 पाई, 13 पाई 7 पाई की वैल्यू 22/7। अब रखिए पाई की वैल्यू, अब देखिए आराम से कट जा रहा है, आराम से कट जा रहा है, कोई इशू नहीं। अगर आप पहले ही पाई रख दिए होते तो फिर आप निकालना मुश्किल हो जाता, ठीक है। 13 का नम 13, फिर 13 का नम 13, 1 14, कितने सेंटीमीटर मिल रही है लंबाई, ठीक है। कुल लंबाई कितनी हो गई, कुल लंबाई 143 सेंटीमीटर। एक 143 सेंटीमीटर बेटा जी, ठीक है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन फिनिश हुआ आपके पास में। पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिए बेटा, फटाफट करिए नोट। अगला सवाल हम करते हैं, करिए नोट बेटा। चलिए 19 नंबर पे अगर ध्यान दें आप, 19 नंबर सवाल पढ़िए आप लोग, पढ़िए 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 19 नंबर सवाल। उन्नीस नंबर सवाल क्या कह रहा है यहां पास, ठीक है। बुक हमारे पास कह रहा है 19 नंबर, 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में, 202 कुल लट्ठे कह रहा है, 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, ढेरी मतलब ढेर बना करके इस प्रकार रखा जाता है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, ठीक है। यहां पास आपके पास में सबसे नीचे इस तरीके से है, ये सबसे नीचे वाली पंक्ति है, फिर इस तरीके से ये ऊपर वाली पंक्ति है, ठीक है। इस तरीके से ये और पंक्ति है, ठीक है। इस तरीके से ये आपके पास में लट्ठे लगते जा रहे हैं, आप देख रहे हैं इस तरीके से ऊपर जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो लट्ठों की संख्या ऊपर वाली जो पंक्ति है उसमें कम होती जाएगी। आप ध्यान से देखिए, इस तरीके से ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। क्लियर है। 200 लट्ठों को रखना आपके पास में, ठीक है। प्रथम पंक्ति में आपके पास में, प्रथम पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, दूसरी पंक्ति में नीचे से 19 लट्ठे हैं, फिर तीसरी पंक्ति में 18 लट्ठे हैं। इस तरीके से चलता हुआ चला जाएगा। आगे कह रहा है ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। 200 आपको बोले गए, 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे गए हैं, ठीक है। तो कुल लट्ठे कितने हैं, हमें पंक्ति की संख्या नहीं पता है, तो मान लेते हैं
कि पंक्ति कितनी n है और कुल लट्ठे n पंक्ति में रखे गए हैं। ठीक है, तो Sn बराबर, n बराबर क्या है, पंक्ति की संख्या बेटा जी। n बराबर क्या है, पंक्ति की संख्या है। तो हमने ये मान लिया है कि पंक्ति की अगर संख्या है तो इस पंक्ति की संख्या में अगर देखा जाए तो यहाँ पास d निकाल सकते हैं। AP घट रही है तो d की वैल्यू -1 आएगी। तो d बराबर क्या निकल के आया, -1। a बराबर क्या आपके पास में 20 है आपके पास में। AP का फार्मूला लगा दिया, Sn बराबर आपके पास में n/2 2a प्लस n-1d, ये फार्मूला होगा। Sn की वैल्यू यहां पास रख दीजिए, या आपके पास में n/2 बेटा जी 2a 20 प्लस n-1 -1 = 200। ठीक है, आप अगर ध्यान पूर्वक देखें तो 2 को उधर क्रॉस कर दीजिए, 2 को उधर क्रॉस कर दीजिए तो n कितना मिलेगा बेटा जी, ये हो जाएगा 40। ये माइनस आपके पास में एंट्री मारेगा, माइनस ये कर देगा n-1, 200 का कितना मिलेगा, 400 हो जाएगा। 2 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। n पे अगर फोकस करें तो 40 माइनस n और +1। अब अगर इसको ध्यान पूर्वक देखें बेटा जी तो 40 n, ठीक है, 41, एक और जुड़ जाएगा, 40 और 1 41, 41 n, उसके बाद आपका माइनस का n² और ये 400, ये सबको उधर ले जाओ, n² को पॉजिटिव करो, n² पॉजिटिव उधर गया, ये भी निगेटिव, और 400 तो पॉजिटिव रहेगा क्योंकि सारा खेल 400 की तरफ जा रहा है। ये हो गया। अब आपको ऐसा कुछ करना है, ठीक है, आपके पास में कुछ ऐसा करना है आपके पास में कि 41 वैल्यू आए और ये 400 आपके पास में कुछ मिले। ठीक है, 41 वैल्यू आए और 400 कुछ मिले आपके पास में। प्रॉब्लम आ गई थी तो हम इसको गुणनखंड करते हैं। आप श्रीधराचार्य रूल से भी इसको लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है आपके पास में। तो गुणनखंड करें हम तो n² माइनस 41 का और 40 का गुणनखंड होगा आपके पास में 16 और 25 बराबर। तो n अगर कॉमन ले लें, इससे यहां पास कॉमन ले तो n-16 और यहां से 25 कॉमन ले लें तो n-16 यहां भी बनेगा। n-16 25, n की वैल्यू आ गई बेटा 16 और n की वैल्यू यहां पास भी अगर देखें तो ये 25, तो दोनों ही धनात्मक वैल्यू है। तो सबसे पहले हम 25 की बात कर ले, दोनों में से ये देखो, ये बहुत ज्यादा पंक्ति है, ये कम पंक्ति है, या तो 16 आंसर या तो आपके पास 25 आंसर। तो हमने 16 पे ध्यान दिया। अगर देखिए इसमें लट्ठों की संख्या धनात्मक आ रही है, 25वीं पंक्ति में लट्ठों की संख्या धनात्मक आएगी तो आंसर 25 भी हो सकता है। अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या धनात्मक होनी चाहिए। ठीक है, तो अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या हम निकालते हैं, जिसमें धनात्मक वैल्यू आएगी वही आपके पास पंक्तियों की संख्या होगी। तो अंतिम पंक्ति अगर, ठीक है, देखते हैं, अगर आपके पास में 25 निकालना चाहते हैं, 25 ध्यान दीजिए, अंतिम पंक्ति 25 मांगते हैं तो 25 पंक्ति में आपके पास लट्ठों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो a प्लस आपके पास में a 25 की वैल्यू होगी a प्लस 24d, 24d, d मतलब -1। तो अगर आप ध्यान पूर्वक देखें तो आंसर -4 आ रहा, जो कि ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब पंक्तियों की संख्या 25 नहीं होगी, पंक्तियों की संख्या 16 ही होगी। ठीक है, तो अंतिम पंक्ति क्या होगी, अंतिम पंक्ति, ठीक है, आपके पास में 16 है और आपके पास में अंतिम पंक्ति में लट्ठे कितने हो जाएंगे, अंतिम पंक्ति में लट्ठे a16 निकाल लीजिए। a16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 20 प्लस 16 माइनस का 1। a16 की वैल्यू निकाल लीजिए पंक्ति में,
तो 20 माइनस का 16 दैट इज 4। अंतिम पंक्ति में जो लट्ठों की संख्या आएगी वो बेटा जी 4 आएगी। ठीक है, पॉज करिए वीडियो को। ये हाँ, ये चीज आप मत लिखिएगा पेपर्स में, ये चीज आपको कंफर्म कराने के लिए मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, इसको मत लिखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिए इसको। चलिए नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। 20 नंबर जो सवाल है आपके पास में उसको हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद ये प्रश्नावली पूरी फिनिश और चैप्टर भी आपका पूरा फिनिश। ठीक है, यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड के संदर्भ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमसे। ये हमारे पास है। अगला प्रश्न हमसे ये कह रहा है, समझिएगा, एक आलू दौड़ है। कौन सी दौड़ है बेटा जी? आलू की दौड़ है आपके पास में। एक आलू की दौड़ में अगर बात करें तो कहा जा रहा है, एक आलू की दौड़ है, प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। पिक्चर में आपको दिखाया जा रहा है कि यहां पास एक बाल्टी रखी हुई है। ठीक है, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। पहला आलू यहां पास P1 पोटैटो 1, इसकी दूरी कितनी है? 5 मीटर है। ठीक है, 5 है। उसके बाद तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया। अन्य आलुओं को सीधी रेखा में परस्पर यानी एक दूसरे से 3-3 मीटर की दूरी पर रखा गया है और 10 आलू रखे गए हैं आपके पास में। तो ये 3 मीटर, ये भी 3, ये भी 3, इस तरीके से चलता जाएगा आगे की तरफ। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। बिल्कुल आगे, प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है। हर एक प्रतियोगी बाल्टी से चलना स्टार्ट करेगी। आगे, निकटतम आलू को उठाती है, आलू को उठाती है। निकटतम सबसे बाल्टी से स्टार्ट करेगी और सबसे नजदीक वाले आलू को उठाएगी। आगे फिर वो क्या करती है? उठाती है और उसे लेकर वापस आकर उठाती है और लेकर वापस आती है। नहीं कि आगे वाला भी उठा ले, सबसे नजदीक आलू उठाएगी और वापस आएगी, ये ध्यान रखिएगा। वापस दौड़ कर आती है और बाल्टी में डालती है। फिर दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी आपके पास में? तो पहले आलू को उठाने में कितनी दूरी जाएगी? पहले आलू को बाल्टी से चली, 5 मीटर तक गई, आलू उठाई और फिर वापस आई, तो कितना चला? 5 गई और 5 आई। ठीक है, पहली दौड़ में आपके पास में दौड़, ठीक है, पहली दौड़ में 10 मीटर। ठीक है, दूसरे आलू को उठाने गई तो दूसरे आलू को उठाने जाएगी, 5 + 3 चली, दैट इज 8, और फिर वापस आई 8, यानी 16 मीटर चली। दूसरे आलू को उठाने में 16 मीटर चली। फिर तीसरे आलू को 5 × 3 = 8, 3 11 मीटर गई और 11 मीटर वापस आई, तो 22 मीटर चली बेटा। ठीक है, इस तरीके से ये आगे चलती हुई चली जाएगी। ठीक है, और कितने आलू को उठाना है? 10 आलू तक उठाना है आपके पास में। क्लियर है? 10 आलू तक आपको उठाना है। अभी अगर आप इस बात को ध्यान रखें, कह रहा कुल कितनी मीटर की दूरी चली? पहले आलू में 10 मीटर चला, दूसरे आलू में 16 मीटर चला, तीसरे आलू में 22 मीटर चला। तो हम देख रहे हैं प्रथम पद कितना है? 10। डी कितना है आपके पास में? 6। सब में 6, इसमें भी 6 गैप, इसमें भी 6 का गैप। डी सर्वांतर कितना आपके पास में? 6 मीटर। तो कुल दूरी बराबर S10। सबको जोड़ डालिए 10 तक दौड़ होगी, 10 आलू है, 10 तक दौड़ होगी, तो S10। तो SN का फार्मूला D। ठीक, S10
10/2, 2a की वैल्यू कितनी है 10, 10 आपके पास n माइनस 10 माइनस 1, और d कितना आपके पास में 6, 5 कट जाएगा, ये 5 बार में 20, ये हो जाएगा आपके पास 9 6 54, 5 कितना मिला आपके पास में 74, 9 6 54, ठीक है, इस तरीके से, और 20, 54 और 20 कितना हुआ 74 आपके पास में। तो गुणा करिए 5 चौको 20, ठीक है, 2 मिला, 5 7 35, 35 2 37, इसका मतलब कुल दूरी जो है 370 मीटर चली जाएगी बेटा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज से ये चैप्टर आपका फिनिश, कल से हम स्टार्ट करते हैं त्रिभुज, ठीक है, उसमें भी कुछ कटा हुआ है, ध्यान रखिएगा। चलिए कल से स्टार्ट करते हैं। पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिए बेटा, फटाफट नोट कर लीजिए। 20 नंबर मैंने करवा दिया आपके पास में, ठीक है। कल मिलते हैं हम, लेकिन वीडियो को सब लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।